हेलो व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, वेलकम। आज हम सीखने जा रहे हैं कंजंक्शन। स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल एफर्ट्स। देखिए, कंजंक्शन सुनते ही आपको शायद मेरी ग्रामर हाउस की वो वीडियो याद आ गई होगी जहां मैंने कंजंक्शन को दादी माँ के रूप में दिखाया है। दादी माँ का मतलब है जो घर को जोड़ के रखती है। कंजंक्शन यानी कि वो शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे एंड और बट। लेकिन कंजंक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। आज मैं आपके कंजंक्शन से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स दूर कर दूंगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शन यानी कि वो शब्द जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। जैसे कि प्रेपोजिशन मैंने बताया था आपको कि पहला पड़ाव है अंग्रेजी में। कंजंक्शन भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है और यहाँ पर आप वो सीखेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी इंग्लिश को कैसे, कॉन्वर्सेशन को और बेहतर करना है, और बेहतर। तो ये एंड और ये सारे जो शब्द हैं ये सारे कंजंक्शन ही कहलाते हैं। चलिए समझते हैं इसे। समुच्चय बोधक यानी कि हिंदी में बोला जाता है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, यानी कि वो शब्द और वाक्य जो कि दो सेंटेंसेस को, वाक्यों को और फर्दर जोड़ते हों। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा समझ पाएंगे। अमन एंड राहुल, यानी कि ये जो वर्ड है एंड, ये हमारा कंजंक्शन है। अमन और राहुल बहुत अच्छे दोस्त हैं या दोस्त हैं। दे आर फ्रेंड्स। अमन एंड राहुल आर फ्रेंड्स। 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। तो लेकिन हम इसको 2 और 2 जब हम लिखते हैं तो 2 and 2 आएगा। डू नॉट टॉक वाइल यू आर ऑन ड्राइविंग मोड, या फिर डू नॉट टॉक वाइल यू आर ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं उस वक्त के लिए बिल्कुल भी बात ना करें, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम सिचुएशन के हिसाब से या सेंटेंसेस के हिसाब से हम दो चीज़ों को जोड़ने की या एक तीसरी कंडीशन डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वाइल एंड ये सब आपको क्या दिखा रहा है? कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत ईजी है, सिर्फ ये समझना है कि हमें किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। उन वर्ड्स के बारे में आज मैं बताऊंगा, प्लस काइंड्स ऑफ कंजंक्शन कौन कौन सी है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले काइंड्स में हम समझ लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग, जो कोऑर्डिनेट कर रही हो आपस में, एक आप कह सकते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, यानी कि थोड़ा सा बैलेंस बना के चल रही है। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग, जो एक दूसरे के ऊपर काम कर रही है, यानी कि एक आपका ऑफिसर, उसके नीचे उसका सबऑर्डिनेट। तो आपका एक बड़ा वाक्य, उसके नीचे छोटा वाक्य, उसी से रिलेटेड, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम अगेन कंजंक्शन करेंगी। तीसरा है कोरिलेटिव, थोड़ा कोरिलेशन में आपस में कोरिलेटेड है तो उसी बात की बात हम आगे करते जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम कंजंक्शंस लगाएंगे। तो ये हो गई हमारी काइंड्स, इसको आप डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सिंपल समझ लीजिए कंजंक्शंस के बिना आप सेंटेंसेस को जोड़ नहीं सकते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब जानेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव क्या होते हैं। देखो, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। ये नहीं कि हम इसे रटना है, हमें सिर्फ समझना है। अगर आप इस शब्द को समझ लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी हमारे कंजंक्शन है उसे समझ लेंगे तो फिर आपको फर्दर उसको दिमाग में बिठाने का और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि समान पद वाले वो शब्द जो दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं। समान पद यानी कि सेम रैंक, सेम इम्पॉर्टेंस वाले, सेम पद और इम्पॉर्टेंस वाले। लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग का मतलब यही है कि जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो शब्द आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दो शब्दों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं। तो अब समझते हैं क्यूमुलेटिव संयोजक, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी अलग अलग तरह के हमारे कंजंक्शंस हैं। तो सबसे पहले है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यानी कि वो शब्द जो क्यूमुलेट कर रहे हैं या आपस में जोड़ रहे हैं, जैसे एंड, बोथ। एंड मतलब तो आपको पता ही है, और बोथ यानी कि दोनों। अगर हम दो चीज़ की बात करें तो हम कहते हैं बोथ। फिर हम कहते हैं ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी होता है कि मैं और वो भी आएगा। एज वेल एज यानी कि ये भी वो भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये बट ऑल्सो, लेकिन वह भी। तो हम इस तरह के शब्दों को हम क्यूमुलेटिव संयोजक में काउंट करते हैं। तो इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए। He was not only fined but also jailed। अब उसने कुछ जुर्म ही ऐसा किया है कि उसको सिर्फ फाइन ही नहीं किया गया लेकिन जेल भी किया गया। अब देखो, हम जब ये हिंदी में बोल रहे हैं
कि भाई उसे फाइन ही नहीं किया गया लेकिन जेल में भी डाला गया। इस पूरे सेंटेंस को हमने कितने आसानी से बोल दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। हमेशा याद रखिएगा, ही वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो, यानी कि दो एक्शन एक ही पर्सन के ऊपर हो रहे हो तो आप आराम से ये लगा सकते हैं कि भाई उसके साथ ये बुरा नहीं हुआ बट ये भी हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ बट ये भी हुआ, ठीक है। कुछ अच्छा बुरा जो भी एक्शन हुआ उसके लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, श्याम एज वेल एज मोहन वेंट टू दिल्ली, आगरा, पंजाब। तो यानी कि श्याम और साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ, मोहन दोनों पंजाब गए, आगरा गए, जहां भी उन्हें जाना था। तो हम बोथ तो नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हमने एज वेल एज लगाया कि साथ ही साथ वो भी गया, तो हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव संयोजक की बात कर रहे हैं। दूसरा है, यानी कि हम कोऑर्डिनेटिंग की ही भी हमारा जो मेन कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग है, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहला हमने देखा क्यूमुलेटिव, दूसरा आ गया ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव को बोला जाता है विभाजक, जो एक विभाजन कर रहा हो, अलग कर रहा हो चीज़ों को। जैसे ईदर और, नीदर नॉर। ईदर और मीन्स या तो ये या ये, दोनों में से एक। नीदर नॉर, ना तो वो ना वो, दोनों में से एक भी नहीं। अदरवाइज, नहीं तो। एल्स, फिर से एल्स का मतलब भी वही होता है कि दूसरा हम ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, भाई आप ये काम कर लो एल्स ये कर लो, या फिर आप उसके कुछ परिणाम बताने वाले हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर राम और श्याम विल गो टू पंजाब, या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा। नीदर राम नॉर श्याम विल गो टू पंजाब, ना तो राम जाएगा ना श्याम जाएगा। कहाँ नहीं जाएगा? पंजाब नहीं जाएगा। और इधर राम और श्याम विल गो, या तो राम जाएगा या, देखो अब दोनों में से हम इधर और भी लगा सकते हैं, एक खाली और भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अगर दोनों गए या तो दोनों जाएंगे, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। ईदर बोथ विल गो और दे विल बी नो वन टू गो। बट अगर हम अदरवाइज कहते हैं तो हम किसी को जैसे एक परिणाम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपने ये काम किया तो आप जो है आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, या इसको यू कहा जाए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या आपने ये काम किया तो आपको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो अदरवाइज हो गया कि आपका जो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपने ये काम नहीं किया। यानी कि आपकी टीचर कोई आपको होमवर्क दे रही है या कोई आपको बताना चाह रहा है, किसी काम को करवाना चाह रहा है, आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? अदरवाइज। तो ये आपको अदरवाइज यहाँ यूज हो रहा है। एल्स, एल्स का मतलब भी वही होता है कि जब हम ऑल्टरनेटिव देते हैं कि भाई या तो तुम दिल्ली चले जाओ, एल्स यू कैन स्टे होम, भाई तुम या तो दिल्ली चले जाओ, घर बैठ के आराम करो, मौज करो, तो आपकी मर्जी, वहाँ जाके आप थोड़ी मेहनत कर लो या घर बैठे रहो। एल्स यू स्टे एट होम, अदरवाइज तुम घर बैठो। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आपको ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, विभाजक कंजंक्शन समझ आई होगी। अब अगला देख लेते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव विभाजक से थोड़ी सी अलग है क्योंकि सीधा सीधा विरोध कर रहा है। विरोध मतलब जैसे आपने कोई काम किया तो बीच में कुछ अड़चन आ गई, बट, लेकिन, कोई लेकिन परंतु आ गया, किंतु परंतु लेकिन, ये सारे जो है ये सारे विरोध सूचक के ही शब्द हैं और ये सारे हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आते हैं। स्टिल, अभी भी, येट, तक, अभी तक नहीं हुआ है, येट ही हैज़ नॉट अराइव्ड, अभी तक नहीं आया। हाउएवर, हालांकि, काम तो चल रहा है, हालांकि थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है। नेवरदलेस, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी काम अभी पूरा नहीं हुआ। ओनली, केवल। वाइल, जबकि, कोई काम दो चल रहे हैं, वाइल, जबकि। आप बीच में एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि जैसे अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में समझाया था कि डू नॉट टॉक वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते वक्त बात मत करो। वेयरएज, वेयरएज हम जब एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि भाई देखो वह लड़का जो मेहनत कर रहा है वो कहाँ पहुँच गया, वेयरएज तुम कहाँ हो, हाल, और तुम कहाँ पर हो इस वक्त। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वेयरएज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन। ऑलराइट, अब हम सीखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग मतलब कि कोई एक क्लॉज है या एक सेंटेंस है, उसके साथ दूसरा भी डिपेंडेंट सेंटेंस है या डिपेंडेंट शब्द है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? दे जॉइन सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द प्रिंसिपल क्लॉज।
ये आश्रित निर्भर वाक्यों को मुख्य वाक्यों से जोड़ते हैं। तो यानी कि जो कुछ वाक्य होते हैं, आपने देखा है मुख्य वाक्य, जब स्टार्ट किया आपने कोई वाक्य बोला, उसके साथ जो डिपेंडेंट वाक्य होगा अगर उसको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा। चलिए देख लेते हैं, ये कुछ टाइप्स होते हैं, बहुत ईजी है। आप इसको अगर समय के अनुसार, जगह के अनुसार, किसी उद्देश्य के अनुसार या कंडीशन के अनुसार, या फिर कॉज, रीजन, रिजल्ट, कंट्रास्ट, एक्सटेंट, मैनर, कंपैरिजन, यानी कि ये सारे सिचुएशंस आएंगे आपके सामने। उसमें जब आप दो सेंटेंस जोड़ेंगे, यानी एक तो मुख्य वाक्य होगा, एक उसका डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, तो उसको जोड़ने में हम यही सारे कंजंक्शंस लगाएंगे। देखते हैं, टाइम के साथ हम यूज करते हैं आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सुन एज लॉन्ग एज सुन एज ही केम, ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही वो आया उसने अपनी स्पीच शुरू कर दी। सो आफ्टर, बिफोर, के बाद, के पहले, सिंस, ये तो आपने प्रेपोजिशन में भी सीखा था, लेकिन हम यहाँ कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं। जब दो सेंटेंस, एक मुख्य वाक्य और एक उसका सबऑर्डिनेट है, उसके बीच में अगर कोई हम शब्दों को जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब प्लेस के लिए देख लेते हैं, वेयर, कहाँ, वेयर एज, हम वेयर एवर, कहीं पर भी। तो हम प्लेस के लिए अगर हम यूज करते हैं, भाई वेयर आर यू गोइंग, ही इज गोइंग वेयर ही स्टार्टेड, वो वहां जा रहा है जहां से उसने शुरुआत की थी। यानी कि एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल वाक्य ऐसे समझते हैं। तो एक हमारा मेन वाक्य हो गया, एक उसका डिपेंडेंट वाक्य हो गया। तो वेयर और वेयर एवर, तो ये दो हो गए हमारे प्लेस के लिए। तीसरा है पर्पस। पर्पस यानी आपका उद्देश्य। सो दैट, दैट, लेस्ट। लेस्ट होता है, जैसे कई बार आपने घर में भी सुना होगा, भाई ध्यान से बैठना, ऐसा ना हो कि गिर जाओ, भाई ध्यान से खाना, ऐसा ना हो कि ये हो जाए। सो उसके साथ हम हमेशा शुड लगाते हैं। राइट, प्लीज टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल, प्लीज सिट केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से बैठो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो हम लेस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं जब हम आगे मॉडल्स करेंगे या मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब्स सीखेंगे, उसमें हम लेस्ट जरूर कराएंगे। शुड और लेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी तरीके से सो दैट, पर्पस, ही वेंट टू मुंबई सो दैट ही बिकम अ ग्रेट रैपर, वो मुंबई गया ताकि वो एक ग्रेट रैपर बन सके। तो सो दैट, दैट कोई कारण है जिसकी वजह से काम हो रहा है। हम उन दो स्टेटमेंट्स के बीच में क्या लगा रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सिंपल। अब कोई कंडीशन देख लेते हैं। इफ, अगर, अनलेस, अगर ये ना हो, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, कोई कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी, तो हम इन सब के लिए, कंडीशन के लिए हम ये सारे कंजंक्शंस लगाते हैं। एज इफ, उसने ऐसे रैप किया एज इफ वो प्रधानमंत्री हो। राइट, इन केस, भाई अपना सारा सामान लेके जाना, इन केस चेकिंग हो गई तो, राइट, तो इन केस वहां लगेगा। इफ, unless, provided that, you have to work hard, provided that, इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, आपको सफलता मिलेगी, you will get success provided that you work hard, आपको सफलता मिलेगी बशर्ते आप मेहनत करो। तो हमने provided that वहां लगाया। ये सारी कंडीशंस के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं कॉज और रीजन। एज, बिकॉज, सिंस, ये सारे हमारे कॉज हो गए या रीजन हो गए कि भाई एज ही वेंट टू मुंबई ही बिकेम सक्सेसफुल, क्योंकि, हालांकि वो मुंबई गया, क्योंकि वो मुंबई गया इसलिए वो सफल हुआ। अब इस क्योंकि को हम बिकॉज भी बोल सकते हैं, सिंस भी बोल सकते हैं। सिंस ही वेंट टू मुंबई ही बिकेम सक्सेसफुल। इनका और कहाँ अलग अलग जगह डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे डीएम जरूर कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड कमेंट्स। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाता है रिजल्ट और इफेक्ट। देखिए, रिजल्ट और इफेक्ट है किसी चीज का कोई परिणाम निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आ रहा है। सो दैट ही वर्कड सो हार्ड दैट ही सक्सीडेड। अब हमने सो दैट दोनों को ही बीच में से थोड़ा दूर कर दिया। कैसे, फिर से बताता हूं। उसने इतनी मेहनत करी, सो हार्ड, हमने हार्ड के लिए सो लगाया, इतनी मेहनत करी, सो हार्ड दैट, कि वो, दैट ही सक्सीडेड, कि वो सफल हो गया। सफलता तो मिलेगी जब इतनी मेहनत कर लोगे, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म और सही दिशा मिलनी चाहिए और सही नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। तो रिजल्ट और इफेक्ट को दिखाने के लिए हमने सो दैट का यूज किया। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, यानी थोड़ा ऑपोजिट, विरोध। जैसे हमने अभी विरोध सूचक कंजंक्शंस किए थे, सेम वही यहाँ कंट्रास्ट में आ गया। जैसे दो,
दो, हालांकि, ऑल्दो, हालांकि, इवन इफ होता है जैसे कोई हम कंट्रास्ट में बोलते हैं कि कोई कितनी ही मेहनत कर ले, रहेगा तो वैसा ही, क्योंकि कई बार होता है इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत नोट कमा रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो हम यही बोलते हैं इवन इफ ही बिकम सो रिच ही विल नॉट बी अपलॉडेड इन द सोसाइटी में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होने वाली, राइट। तो इवन इफ हमने वहां यूज कर लिया कंट्रास्ट में। एक्सटेंट और मैनर, अब कुछ दशा सूचक शब्द हैं। दशा मतलब कुछ मैनर, किस तरीके से कोई काम हो रहा है, मैनरिज्म में, राइट। एज, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज, यानी कि हम जब भी ये सारे शब्द यूज करेंगे तो ये दशा ही बताएगी, राइट। सो फार एज, अब जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई सो फार एज आई नो, जहां तक कि मुझे पता है वह झूठ नहीं बोल सकता या वह झूठ नहीं बोल रहा है। ही इज नॉट टेलिंग अ लाई सो फार एज आई नो, जहां तक कि मुझे पता है वो झूठ नहीं बोल रहा है। कोई आपसे किसी के बारे में पूछ रहा है तो आपने किसी के मैनर तरीके के बारे में बहुत आराम से समझाया और समझ भी आ गया, कंजंक्शन लगा दिया बीच में, सो फार एज, जहां तक कि मुझे पता है। ये सारे कंजंक्शंस गाइज आपके डेली वोकेबलरी में यूज होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी डेली वोकेबलरी, चाहे आप ऑफिस में हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ कंपनी दे रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं, ये सारे वर्ड्स तो आप सुनेंगे ध्यान से। अगर आप आसपास देखेंगे सारी सोसाइटी इन्हीं वर्ड्स को बोलती है और बहुत अच्छे से बोलती है। आप कहेंगे हाँ यही सारे वर्ड्स हैं सर, आप मुझे फिर से डीएम करके जरूर बताना। अगला देखते हैं कंपैरिजन। जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, कंपेयर के लिए हमें सबसे पहले जो वर्ड आता है THAN, देन। ही इज टॉलर देन मी, मेरे से ज़्यादा लंबा है। ही इज स्मार्टर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। तो देन जो होता है कंपैरिजन के लिए होता है। एक होता है THEN, ये है THAN। तो THEN होता है उसके बाद कोई कार्य हो रहा है एक पूरी सीक्वेंस में, तो उसके बाद वो होगा, उसके बाद आप वहां जाओगे, उसके बाद ये करोगे, THEN। लेकिन ये जो THAN है ये कंपैरिजन के लिए होता है, जब हम दो चीज़ के बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि ये जो है टॉलर है इससे, ये उंगली इससे टॉलर है, तो दिस मिडल फिंगर इज टॉलर देन द फर्स्ट फिंगर। सो ये हो गया देन। एज भी कंपेयर के लिए यूज होता है। तो ये सारे के सारे हमारे हो गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम फटाफट से लास्ट टाइप ले लेते हैं और इसको कंजंक्शंस को यहीं फिनिश करते हैं। सो अब हम शुरू करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हैं बिकॉज वाक्यों में पेयर्स यानी जोड़े में यूज होता है। यानी कि जब हम दो एक्शन एक साथ कर रहे हैं, दो फॉर्म ऑफ कंजंक्शंस को बोलना चाह रहे हैं, तो हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ज़्यादातर आप इसी तरह की कंजंक्शंस को देखेंगे अपने आसपास, अपने ऑफिसेज में, अपने कहीं भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे पर्सनल प्रोफेशनल वे में यूज़ की जाती है। जैसे हम किसी के बारे में बता रहे हैं बोथ एंड, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज़ बोथ फुलिश एंड स्लो। वह फुलिश भी है और स्लो भी है, वह ये भी है और वो भी है, वह स्मार्ट भी है और वह इंटेलिजेंट भी है। सो ही इज बोथ, बोथ यानी दोनों के लिए यूज हो गया। ही इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ही इज बोथ रैपर एंड अ सिंगर, वह रैपर भी है और सिंगर भी है। तो हमने बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन बना दिया, ये कोरिलेट कर दिया, इसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। भाई ये जो है जोड़ी मिलना बड़ा मुश्किल है कि कोई लड़की हो लड़का हो, लड़की के लिए तो ब्यूटीफुल कहेंगे, लड़के के लिए हैंडसम, कि वो भाई शक्ल से भी और पर्सनैलिटी से सुंदर हो और दिमाग से भी तेज हो। तो हमने क्या बोला, शी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। बोथ और एंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। सो ये जरूर यूज करना अपनी डेली वोकेबलरी में, डेली कॉन्वर्सेशन में, बहुत मजा आने वाला है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज टू एंड टू। अब टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। जैसे ही इज टू टायर्ड टू वॉक, वह बहुत टायर्ड है, यानी कि वो वॉक भी नहीं कर सकता, इतना टायर्ड है, लेकिन उसके लिए हमने टू और टू का कॉम्बिनेशन ले लिया है। ही इज टू शाई टू स्पीक अ वर्ड, वो इतना शाई करता है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता है, यानी कि वो इतना शाई है कि एक शब्द भी नहीं बोल सकता। तो हमने टू और टू का कॉम्बिनेशन किया, इसे कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, हार्डली और व्हेन का कॉम्बिनेशन, दोनों का कोरिलेशन। यानी कि रोहन हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड।
जैसे ही रोहन स्टेशन पहुंचा तभी के तभी ट्रेन चल पड़ी। यानी कि अभी पहुंचा ही था, बड़ा मुश्किल से पहुंचा ही था, और जैसे ही पहुंचा सामने सामने देखा ट्रेन निकल गई। तो यानी कि रोहन, ये हार्डली और व्हेन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको आप और भी अच्छे से अपनी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, हार्डली और व्हेन, कि भाई मैं अभी घर से निकला ही था कि बारिश आ गई, व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम व्हेन रेन स्टार्टेड। इस तरीके से आप हार्डली और व्हेन किसी भी सिचुएशन में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं एज एंड सो। सो एग्जाम्पल तो आपके सामने आ ही गया है, एज यू सो शैल यू रीप। भाई आप अगर प्याज लगाओगे खेत में तो टमाटर तो नहीं निकलेंगे ना, तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है। तो एज और सो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जैसी मेहनत करोगे, जैसी इंग्लिश सीखोगे, वैसी ही आप उसको यूज करोगे। जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। एज यू लिसन सो शैल यू स्पीक। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है दोस्तों। अभी मैं समय की थोड़ा सा देखते हुए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एग्जाम्पल और लेकर आऊँ मज़ेदार और आप यूज़ भी कर सकें, तो मुझे आप DM कीजिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हो गए। यहां हमने सारे टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आपको बता दिए। सो आई होप कि कंजंक्शंस के इस चैप्टर से आपकी सारी दुविधाएं दूर हो गई होंगी। अब कंजंक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में नहीं होगा। और कंजंक्शंस जो कि हम कहते हैं कि भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले शब्द, आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर आप को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे, प्लस साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।